दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो स्टेनो की भर्ती होने वाली है उसमें जिन स्टूडेंट्स ने सीईटी क्लियर कर लिया है दे आर वेरी लकी पर्सन्स, दे आर वेरी लकी स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया, सीईटी के एग्जाम को भरा, उसके लिए प्रयास किया, उसके लिए मेहनत की और उस सीईटी को क्वालिफाई कर लिया। अब क्वालिफाई करने के बाद बात आती है सिलेक्शन की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट्स में हैं कि किस तरह से सिलेक्शन होगा, क्या करें, कैसे करें, हमारा हमारे मार्क्स कम है, कट ऑफ कितनी जाएगी, कैसे होगा। तो दोस्तों जहां तक बात है कि जितने भी स्किल टेस्ट में अपीयर होने वाले सीईटी क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं, तो हो सकता है कि सभी को मौका मिले और हो सकता है कि मल्टीप्लायर में अगर मौका मिलेगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी का नंबर आ सकता है उसमें, इस तरह का अनुमान है। तो जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर चुके हैं सीईटी को वो अपने अगले एग्जाम की तैयारी पे फोकस करें, इस पे से फोकस हटा लें कि कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, आगे क्या होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के उन डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को जो अगले पायदान पे जाके उसकी तैयारी करने वाले हैं। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ही आप इसको पूरा देखेंगे। अगर आप अभी असमंजस में है कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी, तो शायद आप इस वीडियो को पूरा ना देखें। तो इसमें जो स्ट्रेटेजीज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप सिर्फ पॉइंट्स को पढ़ के अंदाजा मत लगाइए कि पॉइंट्स मैंने पढ़ लिए और मुझे समझ में आ गया। मुझे नहीं पता कि कौन से एक्सपीरियंस से क्या बात ऐसी मैं आपको बता दूं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखना। मेरा नाम देव अनेजा है और मैं हरियाणा के ही एक डिपार्टमेंट में फिलहाल जॉब कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट एंड के एस्पायरेंट्स को या उन स्टूडेंट्स को गाइड करने की जो किसी गाइडेंस के अभाव में जॉब नहीं ले पाते। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें स्टेनो की भर्ती की, तो उसमें हमें अब ये चीजें ध्यान में रखनी है। कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन एक एक पॉइंट पे डिटेल्ड में चर्चा होगी। तो जो शेड्यूल है, अब दो एग्जाम है। पहला एग्जाम तो स्किल टेस्ट है जिसमें शॉर्ट एंड ट्रांसक्रिप्शन और ये सब आपको करना है, और उसके बाद वाला एग्जाम है कॉमन रिटन एग्जाम। तो सबसे पहले शेड्यूल पे बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि जो भी बिल्कुल फ्री हैं उनको अपना शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। उनको ये जरूरत है कि अभी जो उनको करना है शॉर्ट एंड पे काम, और जो दो जो कॉमन रिटन एग्जाम है, सिर्फ और सिर्फ उसका टाइम डिवाइड कर लें। शेड्यूल का मतलब ये नहीं कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, आपको 4 घंटे पढ़ना है, आपको 6 घंटे पढ़ना है। आपको जॉब चाहिए तो आपको ये शेड्यूल में रखना पड़ेगा कि आप पढ़ाई के बाद जो समय आपको मिलेगा उसमें आप कोई और काम करेंगे। कोई भी आपका जरूरी काम है, आपका कोई घर का काम है या आपका कोई भी अर्जेंसी है, आप उसको अपनी पढ़ाई के शेड्यूल में पढ़ाई होने के बाद में उसको लेंगे। ऐसा नहीं कि आप सभी काम निपटा लेंगे फिर अपने शेड्यूल में पढ़ाई को इन्वॉल्व करेंगे। तो अपना जो शेड्यूल है वो इस तरह से बनाएं कि अगर आप फ्री हैं तो मैक्सिमम टाइम डिवोट करें, क्योंकि ये जो चांस है ये मुझे नहीं लगता अगले 2 4 5 साल के बाद दोबारा आपको इस तरह की स्टेनो की भर्ती में सिलेक्शन पाने का मौका मिलने वाला है। और अगर आप वर्किंग है, आप स्विच करना चाह रहे हैं जॉब को, तो आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक इट कि आपको कितना टाइम अभी उसमें देना है, शॉर्ट एंड में देना है, कितना कॉमन रिटर्न एग्जाम में देना है, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी शॉर्ट एंड बहुत अच्छी हो तो आपको कॉमन रिटर्न एग्जाम को ज्यादा समय देना चाहिए। हो सकता है कि आपका बेसिक शॉर्ट एंड का क्लियर हो, आपकी जीके अच्छी हो, आपका कंप्यूटर अच्छा हो, तो आपको शॉर्ट एंड की स्किल टेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, उस पे ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो आपको तय करना है कि आपका शेड्यूल कैसा होगा। अभी उसके बाद बात करते हैं कि जो सीईटी का एग्जाम है वो आपका ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है, तभी आप शेड्यूल की तरफ जा रहे हैं, तो इस पे कोई बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करें स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट में सबसे पहले क्या होगा, शॉर्ट एंड ट्रांसक्रिप्शन। और तीसरी चीज है कि अगर आप इंग्लिश, क्योंकि देखिए बोथ की भी इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, इंग्लिश की भी है, सीनियर की भी है, जूनियर की भी, स्टेनोटाइपिस्ट, देर आर सो मेनी वैकेंसीज। तो आपको ये देखना है कि आप जो स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं कि आप किस पे फोकस कर रहे हैं।
हो सकता है आपकी हिंदी की शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी हो सकता है आपकी इंग्लिश की शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी हो सकता है कि आपकी इंग्लिश और हिंदी की शॉर्ट हैंड ठीक ठीक दोनों बराबर बराबर हों। तो आपको तय करना है कि शॉर्ट हैंड में आपको सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज यानी कि कौन से एग्जाम के लिए स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो स्पीड है इसमें सीनियर वाली उसके लिए तैयारी करिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्टेनोटाइपिस्ट के लिए तैयारी करेंगे तो आप उससे ऊपर की स्पीड को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप सीनियर स्केल के लिए तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली स्टेनोटाइपिस्ट का आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं शॉर्ट हैंड की जो तैयारी है उसको हम कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड की तैयारी के लिए आपको समझने की जरूरत है कुछ पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले राइट डाउन मैक्सिमम डिक्टेशंस, कि आप ज्यादा से ज्यादा डिक्टेशन लिखिए और लिखने के बाद उसको क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कि जो आपने डिक्टेशंस लिखनी है वो सबसे पहले तो डिफरेंट स्पीड पे लिखने का प्रयास करिए, डिफरेंट स्पीड भी और फ्लक्चुएशन वाली स्पीड वाली जो डिक्टेशंस हैं उसको भी लिखने का प्रयास करें। डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन यानी कि मेल वॉइस फीमेल वॉइस, हो सकता है कोई ज्यादा एज्ड पर्सन हो उसकी वॉइस अलग हो सकती है। तो आपको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग स्पीड की प्रैक्टिस करनी है। और आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन, अगर आप किसी क्लास में जा रहे हैं ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आपको यूट्यूब के माध्यम से या जो अभी आपका कोई ग्रुप होगा आपके साथियों का तो वहां पे आप डिक्टेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की डिक्टेशन यानी कि स्पीकर पे भी और आप फिजिकल क्लास में भी इस तरह की तैयारी को मेंटेन रखिए। और डू नॉट रिकॉर्ड ऑन योर ओन लेवल, जो डिक्टेशन आप रिकॉर्ड करते हैं उसको आप खुद मत लिखिए। अगर आप एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ साथी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपस में किसी ग्रुप में या पर्सनली आप उसको एक्सचेंज करके आप किसी और की डिक्टेशन लिखिए, लेकिन खुद के लिए अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करना इसको बिल्कुल ना करें। और सीन पैसेज जो है उसको बहुत अच्छी स्पीड पे लिखने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हमें लगता ना कि हम हमारी तो बहुत अच्छी शॉर्ट हैंड है और हम बहुत एक्सपर्ट हैं तो हम सीन पैसेज को क्यों लिखें। इससे क्या है कि आपको अपनी स्पीड बढ़ाने का मौका मिलेगा। आप थोड़ा सा ये प्रयास करें कि जितनी स्पीड आपसे नहीं कवर हो रही वो वाली कोई एक डिक्टेशन लेके उसको 2 बार 4 बार 5 बार आप उसको लिखें जब तक वो आपसे स्पीड कवर ना हो जाए। तो इस तरह की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरे पॉइंट पे बात करें, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि सबको ये फियर है कि कंपटीशन क्या है कितना कंपटीशन है। अपने तैयारी करने से ज्यादा हमें कंपटीशन से डर लगता है। देखिए साथियों, इस वाले एग्जाम में लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था आज से 3 4 4 5 साल पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें सीईटी नहीं था, उसमें सिर्फ स्टेनो का था और ये जो रिटर्न अभी आप देने वाले हैं ये वाला एग्जाम था। तो इसमें आपको सबसे पहली बात की सीईटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो फर्स्ट टाइम पता ही नहीं लगा कि सीईटी का एग्जाम हो रहा है, इसमें क्या आएगा कैसे तैयारी करनी है। तो जो स्टूडेंट इस बार क्वालिफाई कर गए दे आर लकी स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी तैयारी पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तरफ दिमाग लगाएंगे तो जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लूज होने वाला है। अगर आप कंपटीशन से हटके अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी स्किल पे काम करेंगे, अपने जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है उस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप इस डर से बाहर आ जाएंगे। और आप जो अपना एटमोस्फियर अपने जो सर्कल बना के रखते हैं वो ऐसे साथियों का सर्कल बना के रखें जो आपसे सुपीरियर हो, जो आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनसे आप इंस्पिरेशन लें, उनसे बात करें, उनके टच में रहें ताकि आप ग्रो कर पाए। उसके बाद बात करें कि शॉर्ट हैंड में जब आप सेल्फ प्रैक्टिस की बात आती है तो सेल्फ प्रैक्टिस में जो बिगिनर्स हैं जो अभी मान लो कि पिटमैन करके ही आए हैं और उनका सीईटी क्लियर है तो उनको लगभग लगभग 8,000 वर्ड्स की डेली प्रैक्टिस करनी है। और जो जूनियर्स है जिनको थोड़ा टाइम हो चुका है वो 4,000 कम से कम 4,000 वर्ड्स की प्रैक्टिस डेली करें। और जो सीनियर है जिनको लगता है कि मुझे जरूरत है ही नहीं सेल्फ प्रैक्टिस की, वो भी कम से कम 2,000 वर्ड्स की प्रैक्टिस, क्योंकि इससे आपकी जो आउटलाइंस है वो डेफिनेटली नीट और क्लीन होंगी। क्योंकि आप मान लीजिए एग्जाम में जाके लिखते हैं और आपकी आउटलाइन बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है, सुंदर नहीं है और आप अच्छा नहीं लिख रहे हैं तो आपको थोड़ी ना थोड़ी सेल्फ प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। थोड़ी करें ज्यादा करें अपने लेवल के हिसाब से, बट करनी चाहिए। 15 दिन में अपने ग्रामर लॉक्स को रिवाइज करिए। ऑन एवरी आफ्टर एवरी 15 डेज यू हैव टू प्रैक्टिस योर ग्रामर लॉक्स। इसको हल्के में ना लें, क्योंकि जो भी एग्जाम इस तरह का होता है मैगजीन का
जनरल वर्ड्स का, उसमें 60% मिनिमम से मिनिमम ग्रामर लोग होते ही होते हैं, 50 to 60%। तो आप ये ध्यान रखिए कि ग्रामर लोग्स को हल्के में ना लें, क्योंकि गलती तो गलती है, मुश्किल वर्ड की हो, आसान वर्ड्स की हो, ग्रामर लोग की हो, कोई भी हो, गलती गलती मानी जाती है। अब सेल्फ प्रैक्टिस करें कहाँ से, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या हम जो कैलाश चंद्रा की मैगजीन है, प्रोग्रेसिव है, न्यूज़पेपर है, या वेबसाइट से करें, कहाँ से तैयारी करें? आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है, आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, आप कितना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब तैयारी करते हैं तो वो कैलाश चंद्रा की जो मैगजीन है उसका पूरा रट्टा लगा देते हैं। नो डाउट उसको करना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता है, उसमें से कई बार ऐसी डिक्टेशन उठा के एज इट इज बोल दी जाती है, तो वहां पे एकदम से ये आता है कि ये वर्ड तो सारे के सारे हमने सुने हुए हैं। आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर में से जनरल पैसेजेस को उठाएं, एडिटोरियल पेज में से आप उसको उठाएं और उसकी प्रैक्टिस भी करें। आपको प्रोग्रेसिव मिले, आपको जो भी आपको मैगजीन, न्यूज़पेपर, कुछ भी इस तरह का मिले, आप अपनी वोकैबुलरी एनहांस करते करते हर एक तरह के पैसेज को लिखने का प्रयास करें। और जो भी पैसेज लिखें आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ना भी शुरू करें। और जब ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है कि आपको एक्यूरेसी कैसे लेके आनी है ट्रांसक्रिप्शन में, तो ये कुछ पॉइंट्स है, आपने इनका ध्यान रखना है। कि सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि आज आपका जो लेवल है वो क्या है। जैसे कि मान ले कि आपको 400 वर्ड ट्रांसक्राइब करने हैं और आपको 20 की स्पीड से, यानी कि 20 मिनट में आपने उसको टाइप करना है, तो वो कितने मिनट में आप कर लेते हैं? क्योंकि सिर्फ टाइप करना ही नहीं है, उसके बाद उसको कॉपी से मिलाना भी है। हम कई बार गलती करते हैं कि जस्ट उसको टाइप कर लिया और कॉपी साइड में रख के उसको पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह से बहुत बहुत बार जब एक कॉमन सा पैसेज होता है उसमें कुछ लाइन रिपीट्स होते हैं, कुछ वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो कई बार लाइन मिस होने के चांस रह जाते हैं। बहुत बार आप क्लास पे या खुद की सेल्फ प्रैक्टिस में भी ये देखते होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको जब टाइप कर लें तो आपको उसको बाद में कॉपी से मिलाना है, उसको मैच करना है, तभी आपका वो जो है एक्यूरेट ट्रांसक्राइब हो पाएगा। और जो डेली आप प्रैक्टिस में अपनी डिक्टेशन लिखते हैं फिजिकल क्लास में या यूट्यूब के माध्यम से, या कोई भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो आप जो डिक्टेशन जितनी भी लिखते हैं, 10 15 20 जितनी भी डेली लिख रहे हैं, उसमें से आप 4 5 जो ट्रांसक्राइब कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उससे अलग भी जो डिक्टेशन लिखते हैं उसको भी आप रीड करिए। क्योंकि जब तक आपको लिखने के बाद उसको पढ़ने की स्पीड नहीं बढ़ेगी, तब तक आपकी ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड नहीं बढ़ सकती। क्योंकि टाइपिंग और ट्रांसक्रिप्शन में यही फर्क है कि आपकी स्पीड मान लो कि 60 है टाइपिंग की, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में 20 भी नहीं आ रही, 15 भी नहीं आ रही। उसका कारण यही है कि जो आप लिख रहे हैं आउटलाइंस को, उसको बहुत ज्यादा आप पढ़ते नहीं है। जब आप पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो आप जल्दी पढ़ पाएंगे, तो टाइपिंग स्पीड तो आपकी है, तो वो बहुत जल्दी टाइप हो सकता है। डेली कम से कम 4 ट्रांसक्रिप्शन आप मिनिमम 400 वर्ड्स की करें, क्योंकि जितने वर्ड्स का एग्जाम होता है उससे थोड़ी ज्यादा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको वो डिक्टेशन लंबी लगेगी, लेंथी लगेगी। और अंडरस्टैंडिंग पे भी काम करें कि आपको पैसेज का थीम समझ में आना चाहिए कि डिक्टेशन बोलने वाले ने क्या बोला है, क्या उसमें किस तरह की बातचीत हो रही है, किस तरह का वर्ड है, उसका सब्जेक्ट क्या है पैसेज का। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे भी जाइए और एक्यूरेसी पे फोकस करिए। हम स्पीड पे बहुत फोकस करते हैं, लिखने में, पढ़ने में, टाइप करने में, बार बार बैक स्पेस आ रहा है, बार बार बैक स्पेस आ रहा है, जितनी भी स्पीड बढ़ाते हो उतनी वापस घट जाती है। तो समय उसका कम लगता है उस स्टूडेंट का जो अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखता है और बड़ा स्मूथ होके टाइप करता है। उसके बाद बात करें हम कमांड ऑन लैंग्वेज, यानी कि अगर आप इंग्लिश का जो टेस्ट दे रहे हैं या हिंदी का देने वाले हैं शॉर्ट हैंड का, या बोथ का देने वाले हैं, तो आपको अपनी वोकैबुलरी, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो हिंदी की आपकी शब्दावली, वो मजबूत होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ शॉर्ट हैंड और शॉर्ट हैंड के बेस पे ही सिलेक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी ये थोड़ा सा, इसको कहेंगे कि भूल है, इसको थोड़ा सा आपको सुधार करने की जरूरत है। अब लैंग्वेज पे कमांड बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले न्यूज़पेपर को रीड करना पड़ेगा। अगर आपका इंग्लिश का एग्जाम है तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर को थोड़ा सा रीड करिए, उससे वोकैबुलरी बढ़ाइए, उसमें पैसेज के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। अगर हिंदी का है तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे, क्योंकि करंट जो भी चल रहा है उससे भी थोड़ा अवेयर रहना, इंग्लिश और हिंदी के वोकैबुलरी को बढ़ाना, प्रोनाउंसिएशन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन नहीं, आप जो भी उसमें पढ़ रहे हैं
उसके हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह के शब्द या किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप इंग्लिश का मान लो कि एग्जाम देने वाले हैं, तो आप जो अपना शेड्यूल है, आप कुछ भी सुनते हैं, कभी मान लो न्यूज सुन रहे हैं या कोई चीज देख रहे हैं, तो इंग्लिश में देखने का प्रयास करें उसको। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में, अगर आपका हिंदी का है तो हिंदी पे। और अगर आप कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं यूट्यूब पे, कोई वीडियो देख रहे हैं किसी भी तरह, तो कोशिश करें कि आप अगर इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं तो इंग्लिश को प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात करें, आपका जो अटेंशन है, आपका जो अटेंशन स्पैन बढ़ना चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि मान लो ये मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ 10 मिनट 15 मिनट, मुझे नहीं पता कितने मिनट का होने वाला है, लेकिन हमारा अटेंशन स्पैन मुश्किल से कुछ सेकंडों का है। कुछ सेकंड्स के बाद हम वीडियो बदल देते हैं, अपना जो तैयारी है उसकी सोच बदल देते हैं, हम बारी बारी फ्लक्चुएट करते हैं माइंड को। तो अपने अटेंशन स्पैन को रोक के रखिए। आप सिलेक्शन की तरफ जाने वाले, एक बहुत बड़ी आप भर्ती में अपना नाम दर्ज करवाने वाले हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका अटेंशन स्पैन कैसा होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन किस तरह का होना चाहिए। तो आप अपनी हैबिट्स को बदलिए। मॉर्निंग हैबिट्स में आप लेके आए कि आप सुबह उठते ही क्या करते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल चलाने लगते हैं या क्या करते हैं, तो आप उसको बदलिए। अपनी मॉर्निंग हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करिए, जिससे आपका जो दिन है वो स्फूर्ति भरा होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, और आपके अंदर वो जज्बा आना चाहिए कि हाँ, मेरे को इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। और आपकी हॉबी क्या है, ये कंसंट्रेशन बढ़ाने का एक मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, जो मैं भी कभी कभी प्रयास करता हूँ। व्हाट इज योर हॉबी? आपकी जो भी हॉबी है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, आपको थोड़ा सा वॉक करना अच्छा लगता है, आपको नेचर के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, या जो भी आपकी हॉबी है उस पे कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट 30 मिनट डेली देने चाहिए। उससे क्या है, आपको खुशी मिलती है, और जब आप अंदर से खुश होंगे तो आप जो काम कर पाएंगे बहुत कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाएंगे। और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे। और स्पीक लेस, लिसन मोर। क्योंकि आप जिस फील्ड में है वहां पे आपको सुन के डिक्टेशन को लिखना होता है, तो आप जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा सुनते बोलें कम और सुने ज्यादा, इससे क्या आपको जो अंदर से स्ट्रांग होंगे आप, वो आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बहुत मजबूत हो जाएगा। उसके बाद बात करें, डू नॉट वॉच और लिसन अननेसेसरी कंटेंट। आप अपने एग्जाम तक जो अननेसेसरी कंटेंट है कि आप देखने कुछ जाते हैं, आप एचएसएससी का वीडियो देखने आए हैं, और देखते देखते आपको कोई नोटिफिकेशन आया, कोई आप जिस चीज और किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, तो आपकी जो प्रायोरिटी है, आप देखिए कि आपको सिलेक्शन पहले चाहिए या आपको टाइम वेस्ट करना है या आपको किसी और कंटेंट पे समय लगाना है, ये आपको देखना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अननेसेसरी कंटेंट से बाहर आ जाएं, इसको देखना सुनना कुछ समय के लिए बंद कर दें। उसके बाद बात करें कि आप अपना फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं। आप डेली चेक करें अपने मोबाइल की हिस्ट्री को रात को, कि आज आपने क्या क्या देखा। आप सिलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी सिलेक्शन है, तो आप अननेसेसरी कंटेंट जो देख रहे हैं उसकी हिस्ट्री रात को जरूर चेक करें कि आज आपने क्या देखा क्या सुना। तब आपको पता लगेगा कि मेरी कंसंट्रेशन किस वजह से लूज हो रही है, मेरा ध्यान कहाँ भटक रहा है, मैं किस तरह के माहौल में अपने आप को ढाल रहा हूं। तो उससे बाहर आने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो अपने शेड्यूल पे काम करें, अटेंशन स्पैन को बढ़ाएं, शॉर्ट एंड में जो जो चीजों की जरूरत है उन पे डेफिनेटली आपको काम करना पड़ेगा। और उसके बाद बात करें कि शॉर्ट एंड, ट्रांसक्रिप्शन, कमांड और लैंग्वेज, ये सभी चीजों को आपको, ये क्योंकि ये टोटली पैकेज है। अगर आप सोचेंगे ना कि हाँ, मैं सिर्फ शॉर्ट एंड में अच्छा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन में अच्छा नहीं हूँ, तो ये एक भी पहलू पे अगर आप थोड़ा सा भी लैकिंग करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और उसके बाद बात करें कॉमन रिटन एग्जाम की। कॉमन रिटन एग्जाम जो है जीके 20 नंबर, कंप्यूटर 10 और शॉर्ट एंड 70 मार्क्स का। तो इसके ऊपर, शॉर्ट एंड के ऊपर कुछ वीडियोस आते रहेंगे, कैसे डिस्क्रिप्टिव, कैसे सॉरी एमसीक्यू करना है इसका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, क्या बेसिक है, इसके ऊपर भी थोड़े से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो जो साथी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती में डेडिकेटेड हैं इस पोस्ट पे आने के लिए, तो जरूर आप कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा कि आज आपने इस पूरे वीडियो में क्या देखा, क्या सीखा, क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा,
और इससे बेहतर मैं आपको किस पॉइंट के बारे में और आपको जरूरत है, तो मैं आप पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए एक वीडियो लेके आने का, बार बार प्रयास करूंगा आपको गाइड करने का, और जो भी आपकी सिलेक्शन में जरूरत होगी मैं कोशिश करूंगा उसको पूरा करने का। तो हरियाणा के सभी साथियों को मैं दोबारा से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और उनको विशेष देता हूं कि वो इस सिलेक्शन में जो भी होने वाली है उसमें जरूर अपना नाम दर्ज कराएं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस वीडियो को हरियाणा के उन सभी स्टूडेंट्स जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं सीईटी के बाद, उनके साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।